हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाने वाली है, जिसका विज्ञापन अभी हाल ही में आया हुआ है, उसके हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के ऊपर। इसके पहले हमने इस विज्ञापन पर बातचीत कर लिया था कि कुल कितने पेपर होंगे, परीक्षा कैसे होगी, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सीट्स कितनी है, इन सारे बिंदुओं पर बातचीत हो चुकी है। अब बात करना ज़रूरी है कि हिंदी विषय का पाठ्यक्रम क्या है और इस पाठ्यक्रम को हम किन-किन किताबों को पढ़कर पूरा कर सकते हैं। तो हम इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और साथ में आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है कि आपके टेबल पर कौन-कौन सी किताबें हैं या फिर अलमारी में कौन-कौन सी किताबें आप रखे हुए हैं या फिर कौन सी ऐसी किताब है जिसको कि मैं बता रहा हूँ आपके पास नहीं है, उसको खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेन टारगेट ये है कि हमें इस परीक्षा को किसी न किसी हाल में पास करना है, क्वालीफाई करना है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग हिंदी विषय का पाठ्यक्रम देखेंगे तो इसमें कुल 2 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें कि प्रथम प्रश्न पत्र जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है और इसके बाद एक दूसरा प्रश्न पत्र भी है। कुल 3 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें कि विषय से संबंधित 2 पेपर और 1 पेपर आपका जीएस होगा। इसके पैटर्न पर हमने पिछले वीडियो में बातचीत कर लिया था। जो विद्यार्थी लगातार जुड़े होंगे वो चीज़ों को ठीक से समझ रहे होंगे। अगर मैं देखता हूँ हिंदी पट्टी में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग का सिलेबस सबसे भारी भरकम सिलेबस है। अगर केवल एक ही प्रश्न पत्र होता हिंदी विषय का, तो भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, उतनी ही मेहनत करनी पड़ती। लेकिन आप सभी को भी 2 प्रश्न पत्र को देखकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत थोड़ा बहुत अंतर है। जब आप दोनों प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो यूजीसी नेट की तैयारी की थी, उसी पैटर्न पर आराम से तैयारी करना है। बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, बहुत घबराना नहीं। ठीक है? अब सिलेबस पर हम बात करेंगे, देखेंगे कि आप उसमें से कितना पढ़े हुए हैं और कितना आपके लिए नया है। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो दिया गया है, ये कुल 5 इकाइयों में बटा हुआ है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 5 इकाइयों में बटा हुआ है और ये पाँचों इकाई अलग-अलग विषय वस्तु पर आधारित है। जिसमें पहली इकाई की बात करें तो उसका नाम है हिंदी भाषा तथा व्याकरण। पहली इकाई है हिंदी भाषा तथा व्याकरण, यानी कि आपको हिंदी भाषा के बारे में जानकारी रखना है और उस भाषा का जो व्याकरण है उसके बारे में जानकारी रखना है। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपके लिए पहली बार यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। न जाने आप कितनी परीक्षाओं में हिंदी भाषा और व्याकरण को पढ़ चुके होंगे। बस आपको अपनी तैयारी में रिवीजन को ज़्यादा बल देना है और आराम से आहिस्ते आहिस्ते पढ़ना है, बिल्कुल घबराना नहीं। तो पहली इकाई है हिंदी भाषा तथा व्याकरण। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, पहला टॉपिक इसमें। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, दूसरा टॉपिक, जिसमें हमें राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी पढ़ना है। तो जितने भी यहाँ पर मैं शब्दों का नाम ले रहा हूँ, कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जिसको कि आप नहीं जानते होंगे। बस आप इससे परिचय प्राप्त करिए, कंसंट्रेट होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। निश्चित तौर पर आपका मनोबल बढ़ेगा और आप लगेगा कि इस परीक्षा में पास हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप, जिसमें डिंगल को ध्यान में रखना है। जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिंगल और पिंगल दोनों का नाम आता है। तो डिंगल अब एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसी शैली जिसमें राजस्थानी और अपभ्रंश दोनों का मिश्रण होता है, और इसी की बहन या भाई मैं कहूँ पिंगल, जिसमें कि राजस्थानी के साथ साथ ब्रज भाषा का मिश्रण होता है। तो जितने भी विद्यार्थी राजस्थान के हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये आसान हो सकता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी समझेंगे। जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय जो भी जानकारियाँ होती हैं उसका
क्षेत्रीय लोगों को ज़्यादा आराम से समझ में आती हैं, और जो बाहर के लोग होंगे उनको थोड़ा सा शब्दों को समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कठिन नहीं है। तो राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप के अंतर्गत डिंगल पढ़ना है। इसके बाद राजस्थानी की प्रमुख बोलियां मारवाड़ी, शेखावटी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हड़ौती, मालवी और बांगड़ी, ये सब राजस्थानी भाषा जो कि एक उपभाषा के तौर पर जानी जाती है, उसमें 4-5 बोलियां प्रमुख रूप से पढ़नी होती हैं। इस चैनल पर पुराने वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जोड़कर आप अपने लिए समय निकाल कर पढ़ते रहिए, क्योंकि कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो आपके ऊपर फेर दी जाएगी और आप तुरंत चीज़ों को समझ जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो भी बहुत आराम से। टाइम आपके पास है 3-4 महीने का, तो उसमें आप अभी से फॉर्म अप्लाई करते समय से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम हिंदी भाषा के अंतर्गत ही बात कर रहे थे। तो ये पूरा जो हमने यहाँ पर बिंदु देखा, ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से लेकर राजस्थानी भाषा को केंद्र में रख के ये पूरा सिलेबस बनाया गया। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति तथा मानक हिंदी, ये भी टॉपिक आपके लिए पुराना ही है, नया नहीं है। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताएं तथा मानकीकरण, इसको आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों में भी पढ़े होंगे। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय भी इसको पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला इकाई यहाँ पर दिया गया था हिंदी भाषा तथा व्याकरण, इसमें हिंदी भाषा का जो भी पोर्शन था वो आपके लिए पुराना ही है। आप अगर अपने टेबल पे अलमारी में देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खूब किताबों का जमावड़ा एक जगह कीजिए, बल्कि मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिस किताब की भाषा शैली आपको अच्छी लगे उस किताब को आप रेगुलर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आराम से एक किताब को बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और बाकी जो कमी रहेगी यहाँ पर मैं डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आपकी अंगुली पकड़कर आपके समानांतर चला जाए। मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है कि मैं जो कुछ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वव्यापी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आपको सही रास्ता बताना। तो उसी क्रम में आपने देखा कि हिंदी भाषा का जो पोर्शन यहाँ पर दिया गया है वो सभी पोर्शन आपके लिए पुराने हैं। आपके पास किताबें होंगी, अगर आप बहुत ज़्यादा जोर देंगे तो मैं एक किताब का नाम बताऊंगा जिसमें आप देखेंगे कोई भी आप हिंदी भाषा और व्याकरण किताब खरीदेंगे, सब में शुरुआत यही होती है। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए कोई किताब खरीदे हो, मान लीजिए मैं दृष्टि का उदाहरण दे रहा हूँ, दृष्टि खरीदे होंगे तो उसमें आपको शुरू में ही भाषा विज्ञान से रिलेटेड, हिंदी भाषा से रिलेटेड और व्याकरण से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरी किताब मैं बताऊंगा कि नगेंद्र का, अगर आपने इतिहास रखा होगा हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि संपादित है, तो उसके शुरुआत में ही हिंदी भाषा के बारे में चर्चा नगेंद्र ने की है। तो ये भी किताब पर्याप्त है इन टॉपिक्स के लिए। तीसरी किताब अगर आप प्रयोजन मूलक हिंदी दंगल झालटे या फिर विनोद गोदरे की रखे होंगे तो उसमें राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति, मानक हिंदी, देवनागरी लिपि इत्यादि दिया गया है। बाकी आप चाहें तो इसको यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी किताब आप रखे होंगे उससे पढ़ सकते हैं। तो घबराने की क्यों जरूरत है? आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई एक किताब दे दी जाए और उसमें से आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पास सारी किताबें मौजूद हैं, बस आपको करना है कि टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है, क्योंकि मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई मंत्र दे दूंगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये गाइडेंस आपको उम्मीद है कि ठीक लग रही होगी कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी। किताबें आपको खरीदनी ही नहीं है। जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि वो नेट और स्लेट होंगे ही, तो उनके पास किताबें हैं। अब यहाँ पर तीसरा पोर्शन जो यहाँ पर दिया गया है वो है विशुद्ध तरीके से हिंदी व्याकरण के रूप में, जिसमें मानक वर्णमाला के बारे में पढ़ना है, शब्द तथा शब्द निर्माण के बारे में पढ़ना है, उपसर्ग,
प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य एवं वाक्य भेद, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ना है। तो ये ऐसा पोर्शन है कि आपको प्रैक्टिस के माध्यम से इसको आप कवर कर सकते हैं। एक बार अगर आप थ्योरेटिकल ढंग से व्याकरण को अच्छे से समझ गए तो आप उस पर हजारों प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। इस चैनल पर भी आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज मिल जाएंगी। भले वो वीडियो पुरानी है, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर कोई किताब आप खरीदते हैं तो बार बार तो किताब नहीं खरीदते हैं, उसी किताब को आप बार बार रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो वीडियोज पड़ी हुई हैं उनको अपने लिए, हो सकता है कि पहली बार आप वीडियो देखे हों तो ज़्यादा नहीं समझ में आई होंगी, दोबारा समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगी। बाकी मैं आप सभी को हमेशा नवीन अपडेट की दृष्टिकोण से बताता रहूँगा, जुड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं है कि बीच में मैं छोड़कर चला जाऊँगा। अगर आप हिंदी व्याकरण से रिलेटेड किताब पढ़ना ही चाहते हैं कि नहीं सर मुझे किताब बताइए, तो राजस्थान में मैंने एक किताब देखी, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। उसका पूरा सही नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसके लेखक का नाम है राघव प्रकाश। ये एक तरीके से हिंदी व्याकरण के लिए राजस्थान में रामबाण की तरह ये किताब मानी जाती है, क्योंकि जब मैं जेएनयू में पढ़ाई कर रहा था तो राजस्थान के कई हमारे मित्र थे जिन्होंने राघव प्रकाश का नाम मुझे बताया था, और संयोग से ये किताब मैंने खरीदी भी थी। वर्तमान समय में मेरे पास ये किताब नहीं है, लेकिन जो कुछ मुझे कंटेंट अभी याद है इस किताब की, बढ़िया किताब है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। क्योंकि कई बार स्टेट में जो भी किताबें अच्छी चलती हैं उनका असर परीक्षाओं में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले सेटर्स होते हैं वो हो सकता है कि ये किताब अपने पास रखे हों, और इसीलिए तो किताब का महत्व ज़्यादा हो जाता है कि 2-4 क्वेश्चन अगर किसी किताब से आ गए तो ऐसा माना जाता है कि ये किताब बेहतर है। तो राघव प्रकाश की किताब आप खरीद सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी राजस्थान से जुड़े हैं, उम्मीद है कि उनके पास ये किताब होगी। 5वीं अगर किताब मैं बताऊं हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से ही, तो बार बार मैं आपको एक ही किताब बताता हूं, वासुदेव नंदन प्रसाद की। ठीक है, वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब आप खरीद सकते हैं, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इस तरीके करके उस किताब का नाम है। तो ये तो पूरी यूनिट 1 हमने जो डिस्कस किया आपको कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो मोटे तौर पर आपने देखा होगा कि यूनिट 1 लगभग आपका अभी डिस्कस करते समय ही 50% तैयार होगा। 50% जो अभी बचा हुआ है उसको आप जो भी समय बचा हुआ है उसके अंदर पूरा कर सकते हैं और एक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में उतर सकते हैं। तो आपको ना बहुत ज़्यादा किताब खरीदनी है और ना बहुत ज़्यादा तनाव लेकर पढ़ना है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं जो दूसरी यूनिट है, उसका नाम है भारतीय काव्य शास्त्र। भाषा विज्ञान के बाद आप देख रहे हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र यूनिट 2 के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत काव्य में पढ़ना है इसकी परिभाषा, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साहित्य का स्वरूप। तो जितने भी मैंने यहाँ पर टॉपिक्स का नाम लिया, ये भी टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बस रिवीजन करना है। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साहित्य स्वरूप। साहित्य का स्वरूप में जैसे कहा जाता है कि महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है। ठीक है, तो ये स्वरूप के तौर पर है। इस पर भी इस चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी और आगे मैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाता रहूंगा। भारतीय काव्य शास्त्र का तात्पर्य क्या है, रस सिद्धांत क्या है, साधारणीकरण क्या है, इस पर भी आपको मैटर मिल जाएगा। यहाँ पर रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। एक चीज आप लोग अगर मेरी सलाह के रूप में माने तो सिलेबस तो आप देखिए, अपने हाथ से अपनी जो भी कॉपी बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनको लिखिए, क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है। आप उसको तोड़ तोड़ कर लिखिए कि हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना है, किस टॉपिक को कम जोर देना है, क्या मेरा कमजोर है, क्या मजबूत है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रस सिद्धांत है, साधारणीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रस सिद्धांत, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। तो इसके लिए मैं
क्या कौन सी किताब बता सकता हूँ? एक तो बता सकता हूँ कि यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी किताब आप खरीदे होंगे उसमें एक टॉपिक दिया ही गया, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। दूसरी अगर पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं मुझे एक किताब खरीदनी है, तो आप भगीरथ मिश्र की किताब खरीद सकते हैं। भगीरथ मिश्र भारतीय काव्य साहित्य विधिवत तरीके से उसमें दिया गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वैसे ही जब हम भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो भगीरथ मिश्र को बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और लगभग ये सभी पेपर बनाने वालों के पास किताब मौजूद रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें दूसरा टॉपिक दिया गया है अलंकार, और इसमें नाम दिया गया कि किन किन अलंकारों को हमें पढ़ना है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान। ठीक है, वयन सगाई, ये आप लोगों के लिए नया यहाँ पर अलंकार दिख रहा होगा। विभावना, अपनहोति, मानवीकरण अलंकार। तो आप अपना काम चला सकते हैं यूजीसी नेट की किताब से, उसमें भी ये सब दिया गया होगा। लेकिन ये किताब मैं खास तौर से आपको बताऊंगा जिसका नाम है अलंकार पारिजात। ठीक है, अलंकार पारिजात, ये भी राजस्थान के बच्चों के लिए खास तौर से लिखी गई है, जिसके लेखक हैं नरोत्तम स्वामी। ठीक है, इस किताब को आप जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि कुछ जो नए यहाँ पर अलंकार दिए गए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी किताब है अलंकार की, और उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया भी था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये किताब आप अपने लिए खरीद सकते हैं। उसमें अलंकार तो दिया ही गया है, छंद भी दिया गया है। जो तीसरा पोर्शन यहाँ पर दिया गया है छंद, उस किताब में दिया गया है। ठीक है, दोहा, चौपाई, सोठा, उल्लाला, छप्पय, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, कवित, ये जितने भी छंद दिए गए हैं आपको अलंकार पारिजात नामक पुस्तक में मिल जाएंगे। और बाकी इस चैनल पर मैंने छंद को लेकर कई वीडियोज बनाई हैं कि किस तरीके से आप आसानी से छंद को समझें। इस चैनल पर आपको एक खास चीज देखने को मिल सकती है कि जो भी हिंदी विषय से कठिन टॉपिक रहे, जिसको समझना विद्यार्थियों के लिए मुश्किल रहा है, उस पर मैंने बहुत पहले ही फोकस कर दिया था। क्योंकि मैं भी कई परीक्षाओं में बैठा था और देखता रहता था कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें होती हैं, तो क्यों न सबसे पहले उन्हीं पर बातचीत की जाए। तो उसी प्रोसेस में हमने वीडियो बनाई हुई है। कई विद्यार्थी कहते रहते हैं कि सर आपकी वीडियो क्रम से नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। मैंने अलग अलग परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लेकिन आप लोगों के पास समय ही नहीं है कि उन प्लेलिस्ट की जांच करें, पड़ताल करें। क्योंकि विद्यार्थी का पहला जो लक्षण होता है वो होता है जिज्ञासा। अगर आपके मन में जिज्ञासा होगी तो थोड़ा वक्त निकाल कर आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इकाई 2 भारतीय काव्य शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है और आप पहले से क्या क्या जान रहे हैं वो भी आप पता कर लिए होंगे। कौन सी किताब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये इकाई 2 में आप समझ गए होंगे। अब इकाई 3 जो दिया गया है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ठीक है, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कोई बेहतरीन किताब आपको क्या मैं बताऊं। मार्केट में अलग अलग राइटर्स की किताबें हैं, आप सबकी किताबें तो नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आप खरीदना चाहें तो भगीरथ मिश्र की ही एक किताब आती है पाश्चात्य काव्य सिद्धांत करके, और इसका थोड़ा सा बड़ा नाम है, लेकिन इतना नोट कर लीजिए कि भगीरथ मिश्र। जब आप शॉप पर जाइए खरीदने के लिए तो जरूर एक बार देख लीजिए। बाकी इस इकाई को भी आप यूजीसी नेट की किताब से कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो भारतीय काव्य शास्त्र है या पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, अब इसमें कुछ नया बहुत जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो चीज़ें पहले की हैं उन्हीं को आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठाना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी यूजीसी नेट की किताब से आप देख सकते हैं, नहीं तो भागीरथ मिश्र की किताब खरीद सकते हैं। देखिए मैं भागीरथ नहीं बोल रहा हूँ, इनका नाम है भगीरथ। कई बार इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी कहते हैं कि मैं काव्य शास्त्र पढ़ा हूँ भागीरथ मिश्र की, लेकिन जो इंटरव्यू के एक्सपर्ट्स होते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि आपने किताब तो पढ़ी है लेकिन राइटर का नाम ठीक से नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटरव्यू देते देते भी कुछ कुछ अनुभव हुए हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताता रहूँ।
अब इसमें पढ़ना है आपको प्लेटो का काव्य सिद्धांत, जिसमें कि अनुकरण का सिद्धांत तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा। अरस्तु का काव्य सिद्धांत, जिसमें दिया है अनुकरण, विरेचन, त्रासदी। यही 3 सिद्धांत अरस्तु के रहे हैं। इनको पहले से भी आप जानते हैं, बस रिवीजन करना है। फिर आ गए लोंजाइनस, और हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र को आसानी से कैसे समझें, क्योंकि ये कठिन थोड़ा सा टॉपिक है, तो इस पर हमने वीडियो बनाई हुई थी, बहुत सारे विद्यार्थी देखे भी होंगे। हालांकि वो पुरानी वीडियो है, उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। तो मैंने बताया था कि ये सभी तीनों, प्लेटो, अरस्तु और लोंजाइनस, तीनों कहाँ से थे? यूनान से थे। ठीक है, तो लोंजाइनस का जो है उद्दांत सिद्धांत, उद्दात सिद्धांत, जिसमें कि 5 तत्व माने गए हैं। इन 5 तत्वों को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, फिर इसके बाद है क्रोचे, इनका सिद्धांत है अभिव्यंजना सिद्धांत। फिर हो गए कालरिज, कल्पना सिद्धांत। टीएस इलियट, जो कि नई समीक्षा के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने परंपरा एवं निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया। इसके बाद कुछ साहित्यिक चिंतन पर आधारित सिद्धांत है, जिसमें मार्क्सवादी सिद्धांत, उत्तर आधुनिकतावाद तथा विखंडनवाद को हमें पढ़ना है। तो जितने भी बिंदुओं पर हमने बात की, ये सारे बिंदु आपके पढ़े हुए हैं, बस आपको कंसंट्रेट होना है। मैं बार बार इस चीज पर क्यों जोर दे रहा हूँ? इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जैसे ही विज्ञापन आता है, सीट्स आती हैं, तो विद्यार्थी घबराने लगते हैं कि अब क्या करें, कौन सी किताब पढ़ें। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पढ़े हुए हैं, आपका 50% तैयार है, 50% ही आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं से रिलेटेड आप यूजीसी नेट की किताब को आधार बना सकते हैं, भागीरथ मिश्र को पढ़ सकते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा आप मेहनत करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान की जरूरत है, तो एक किताब आती है निर्मला जैन की, इस किताब को भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, पाश्चात्य काव्य सिद्धांत करके इस पुस्तक का नाम है, या फिर पाश्चात्य चिंतन, आप देखेंगे ना, दुकान पर देखेंगे तो ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये सारी किताबें खरीद सकते हैं। बाकी कम पढ़ना चाह रहे हैं तो यूजीसी की किताब पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान में रखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग सिलेबस के जो भी पॉइंट है, इनको अपने कॉपी पर जरूर नोट करते रहिए। जैसे यहाँ पर प्लेटो का सिद्धांत दिया है, तो आप अपने से लिख लीजिए यहाँ पर अनुकरण। अरस्तु का दिया है तो तीनों सिद्धांत 1 2 3 करके ऐसे लिख लीजिए। लोंजाइनस का नीचे ऐसे ऐसे करके लिख लीजिए। तो आप देखेंगे कि सिलेबस को पढ़ते हुए ही आपके नोट्स भी तैयार हो गए। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगली जो इकाई है उसका नाम है इकाई 4, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है मध्यकाल। यानी जब मध्यकाल कहा जा रहा है तो आपको भक्ति काल और रीतिकाल, इन दोनों को पढ़ना है। और यहाँ तो जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो तो एकदम गूगल की तरह हो गए होंगे, इतने दिन से जुड़े हुए हैं। तो जब मैंने भक्ति काल कहा तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि पूर्व मध्यकाल, और रीतिकाल कहा तो उत्तर मध्यकाल, दोनों को जोड़कर यहाँ पर कह दिया गया मध्यकाल। ठीक है, और यहाँ पर नाम दिया गया आदि मध्यकाल, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत पद्मावती समय। अच्छा, आप देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को लेकर अलग अलग पाठ्यक्रमों में अलग अलग चीज पढ़ना है। जैसे यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे थे तो वहां पर रेवा तट पढ़ना था। अगर आप ग्रेजुएशन इत्यादि में कहीं पढ़े होंगे तो कई जगह पर कैमास वध आपको पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, यहाँ पर पद्मावती समय आपको पढ़ना है। वैसे तो पद्मावत नाम का एक अलग ही महाकाव्य है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे नागमती वियोग खंड में, लेकिन पृथ्वीराज रासो में भी पद्मावती समय का उल्लेख किया गया है। तो ये खास टेक्स्ट के रूप में आपको पढ़ना है। वैसे पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई के बारे में इस चैनल पर आपको अच्छी और प्रामाणिक जानकारी मिल जाएगी, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में। ठीक है, दूसरा टेक्स्ट पढ़ना है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली जिसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास। आरंभिक से 20 पद पढ़ने हैं आपको। ठीक है, 1 से लेकर 20 पद ही पढ़ने हैं। तो आप कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर हमने विस्तार से बातचीत किया था यूजीसी नेट पढ़ाते समय, लेकिन ये हमारे लिए नया है, तो हम इस पर जल्दी ही बातचीत करेंगे। कबीर ग्रंथावली कई सिलेबस में लगा हुआ है, मैं देख रहा था झारखंड में भी लगा हुआ है, इसके बाद
मध्य प्रदेश में भी लगा हुआ है, तो इस पर हम बात करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है मीरा मुक्तावली, जिसके संपादक हैं नरोत्तम दास स्वामी। समस्त पढ़ना है। मीरा मुक्तावली बहुत पतली सी किताब है। जब मैं जेएनयू में पढ़ाई कर रहा था तो मीरा से रिलेटेड इस किताब को मैंने खरीदा था। पतली सी एक किताब है मीरा मुक्तावली, नरोत्तम दास स्वामी का। तो समस्त पद इसको पढ़ना है। फिर पढ़ना है भ्रमर गीत सार, रामचंद्र शुक्ल, 21 से लेकर 50 पद के ऊपर। तो भ्रमर गीत सार पर हमने परिचयात्मक रूप से बातचीत किया है आचार्य शुक्ल की दृष्टि में। बाकी पदों पर हम बातचीत करेंगे, ये भी हमारे लिए न्यू है। जो न्यू है उसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। बाकी आप लोग इनको ध्यान में रखिए कि ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद हमें पढ़ना है जायसी ग्रंथावली, जिसमें नागमती वियोग खंड, संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल। और नागमती वियोग खंड पर हमने पूरा पढ़ा दिया है। पहले महीने से लेकर 12वें महीने तक का जो भी विवरण दिया है जायसी ने, पूरा हमने उस पर डिस्कशन किया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तुलसीदास विनय पत्रिका हमें पढ़ना है, जिसके संपादक हैं वियोगी हरि। ठीक है, तो ये हमारे लिए नया है, इसको हम पढ़ेंगे। बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आरंभिक से 25 दोहे पढ़ने हैं, 1 से 25 तक। घनानंद कवित, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1 से 25 छंद हमें पढ़ने हैं। तो यूजीसी नेट की तैयारी करते समय इन दोनों को जरूर आप पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो जरूर ही पढ़े होंगे, यानी कि ये भी आपके लिए नया नहीं है, पुराना ही है। तो इस तरीके से इकाई 4 में हमने देखा कि पूरी इकाई टेक्स्ट बुक पर आधारित है। तो इसके लिए तो कोई ऐसी खास मैं किताब आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो कुछ लोगों ने किताबें निकाली थी। ठीक है, जो कि मुझे याद है कि राजस्थान साहित्य अकादमी से किताब निकली हुई थी, और इसी शीर्षक से कि आदि मध्यकाल, ठीक है, और आधुनिक काल निर्धारित पाठ। तो उसमें केवल पाठ ही दिया गया था, बहुत ज़्यादा व्याख्या इत्यादि नहीं दी गई थी। उस किताब को मैं अलमारी में रखा हूँ, बाद में कभी दिखा दूंगा। तो अगर आप बुक शॉप पर जा रहे हैं तो देख लीजिएगा कि साहित्य अकादमी से, राजस्थान साहित्य अकादमी से सिलेबस के अनुसार बुक आई है क्या। ठीक है ना, तो खरीद सकते हैं, वरना इनको अलग अलग भी आप पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। चलते हैं, जो आज का जो अंतिम इकाई है आज की, वो है आधुनिक काल निर्धारित पाठ, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कामायनी जयशंकर प्रसाद। इसमें 2 सर्ग पढ़ने हैं। पहला सर्ग चिंता, और इसमें श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, तीसरा सर्ग जो है, यानी कि 13 आप ध्यान में रखिए ये। फिर राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ये सभी सर्ग आप अपने यूजी पीजी में भी पढ़े होंगे, बहुत नई चीज नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि नई चीज नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जितने भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं। आपको मैं आपका पास्ट याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे क्रिकेट में रिप्ले होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी आपका पास्ट रहा होगा। कभी आप पढ़ने में बहुत अच्छे रहे होंगे, बीच में थोड़ा सा लापरवाही किए होंगे तो चीज़ें कमजोर हो गई होंगी, लेकिन थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो बहुत तेजी से रिवाइज होगा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। राम की शक्ति पूजा आप पढ़ लेंगे, मैं भी इसको पढ़ाऊंगा। अंधेरे में पे मैंने थोड़ी सी बातचीत की थी, इस पर विस्तार से बात करूंगा। गोदान पर भी बातचीत हमने की है, विस्तार से बात करेंगे। त्याग पत्र, जो कि जैनेन्द्र का उपन्यास है, तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। महाभोज, जो भी बच्चे यूपीएससी इत्यादि की कभी तैयारी किए होंगे, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी इधर उधर भी हाथ पांव मारते हैं, तो कहीं ना कहीं महाभोज आपने पढ़ भी लिया होगा। नहीं पढ़े होंगे तो पतली सी ही किताब है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, उपन्यास है मनु भंडारी का। फिर निबंध है श्रद्धा भक्ति। तो श्रद्धा भक्ति हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में रहता ही रहता है, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया। निबंध संग्रह गंध माधन, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह से पढ़ना है राघव करोड़ो रस। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, डिस्कशन इस पे करेंगे। कहानियां दी गई हैं, कहानियों में कहानियां हैं उसने कहा था। तो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उसने कहा था कहानी
आपने पढ़ी भी होगी, वैसे भी ये पाठ्यक्रम में रहती है। और इसी को तो कहा जाता है कि ये मतलब कि एक तरीके से आधुनिक कहानी के तौर पर, नई कहानी के दृष्टिकोण से इसको देखा जाता है। और इसी से तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अमर हो गए। कफन, कफन भी हर पाठ्यक्रम में रहती है, इसको आपने पढ़ भी लिया होगा, प्रेमचंद का। पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद। रोज, जिसका कि एक नाम और है गैंग्रीन, ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। यूजीसी नेट में हमने इस पे चर्चा की भी थी। नए में मेरे लिए नया जो है, पराई प्यास का सफर, आलम शाह खान, ये मेरे लिए नया है, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। उजाले के मुसाहिब, ये भी विजय दान देथा का है और ये मेरे लिए नया है, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल साकृत्यायन की, जब यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे थे तो ये भी आप यात्रावृत्त पढ़े थे, इस पर हमने डिस्कशन भी किया है, प्रैक्टिस सेट भी प्रस्तुत किया था, आपने देखा भी होगा। और इस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पांचों इकाइयां आपको समझ में आ गई होंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूं वो है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, जिस पर कि हमने पहले भी बात की थी कि कुल 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 150 प्रश्न रहेंगे। मतलब जो क्वेश्चन रहेंगे वो 150 रहेंगे, मार्क्स हो गए 75, यानी कि आधा नंबर की एक मार्क्स होगा, ठीक है। मतलब हर प्रश्न आधा नंबर का होगा, तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग है। कई जगहों पे आप देखते हैं कि प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, 3 नंबर के होते हैं, कई जगहों पे 4 नंबर के भी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का मैं जिक्र करूं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप बहुत मेहनत करेंगे तो सही कर देंगे एक क्वेश्चन, तो आपको आधा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है, इसीलिए ये थोड़ा सा लॉन्ग यहाँ पर हो जा रहा है राजस्थान का। दोनों पेपरों को मिलाएं तो 300 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 150 नंबर वहां पर मिलेगा। अच्छा, ये 150 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे के रहेंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। सभी के नंबर बराबर होंगे, जैसा मैंने बताया कि आधा नंबर के, 1/2 नंबर के। सबसे ज्यादा सवाल विद्यार्थियों के आए कि क्या इसमें माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग होगा क्या। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, यानी कि निगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि निगेटिव मार्किंग कितना है। तो अभी आप अपने ध्यान में रखिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी आप करने जाएंगे तो उसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और जैसा भी होगा मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा या फिर कम्युनिटी सेक्शंस में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा कि कितने माइनस मार्किंग है। तो उम्मीद है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हिंदी विषय का प्रथम प्रश्न पत्र था, उसमें कुल कितनी इकाइयां हैं, उन इकाइयों में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, उसके बारे में हमने विस्तार से बातचीत की और आपको एक नई दृष्टि मिली होगी। मैं यही कहूँगा कि आप अपने अलमारी और टेबल पर जरूर देखिए कि कौन कौन सी किताबें हमारे पास हैं, कौन सी किताबें नहीं हैं, उनको खरीद के आराम से पढ़िए, कूल होकर पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको इस एग्जाम में सफलता मिलेगी। घबराएंगे तो फिर हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी खराब हो, और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगातार पढ़ाई करते रहिए और टुकड़ों में पढ़िए। गांधी जी का मुझे एक ही चीज याद आता है, संघर्ष विराम संघर्ष, पढ़िए फिर आराम करिए, फिर पढ़िए फिर आराम कीजिए। जैसे ही डेट एकदम से कंफर्म हो जाती है एग्जाम की, फिर एकदम से स्पीड बढ़ा दीजिए। जैसे क्रिकेट में T20 गेम्स होते हैं, उस तरीके से आप अपने पढ़ाई में भी इसको लागू कर सकते हैं। हर चीज में आप देखेंगे कि रणनीति अपनानी पड़ती है। न बहुत आप फास्ट चल के कोई काम कंप्लीट कर सकते हैं, न बहुत स्लो चल के कोई काम पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप अच्छे से समझ लिए होंगे और इस चैनल को लगातार आप अपने दोस्तों और परिचितों को बताते रहेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए भी उनको प्रेरित करेंगे। आप ही लोग हैं तब हम हैं। तो इसी उम्मीद से मैं लगातार जुड़ता रहता हूँ। उम्मीद है कि सारी बातें आप सभी को अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।